तो इस वीडियो में हम लोग कॉलम एंड स्ट्रिट्स के दूसरे पार्ट आगे के जो पार्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो एक बार रिवीजन करा देते हैं। ये मेरा नोट्स प्रिपेयर्ड बन गया है। इसमें मैं आपको बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट या मेंबर्स को जो कि बहुत सारे कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्म देते हैं, उन सारे मेंबर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। पहला हम लोग बोले थे क्या, कंप्रेशन स्ट्रोक बोला गया, कंप्रेशन ब्लॉक्स बोला गया था। और इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया था कि अगर लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो इसकी वैल्यू अगर लेस देन 30 हो तो शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, या उससे अगर वैल्यू बड़ी होगी तो इसे लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। ठीक है। और इसमें हमेशा कंप्रेसिव लोड ही एक्ट करेगा। ये कंप्रेशन ब्लॉक के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट, कॉलम्स के बारे में हम लोगों को बताया गया था कि कॉलम हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे मिलेगा आपको। सदैव इस पर एक्सियल या इसेंट्रिक लोड, एक्सियल कंप्रेशन फोर्स या इसेंट्रिक लोड ही एक्ट करेगा और इस पे तनाव बल नहीं कार्य करेगा। देन इसके बाद स्ट्रट्स था। अब स्ट्रट्स में बताया गया था कि अदर देन वर्टिकल पोजीशन, जितने भी पोजीशन होंगे उसमें उसकी पोजीशन वैसे ही रहेगी। तो मेंबर पोजीशन इन ऑल डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, वर्टिकल को छोड़ के जो भी पोजीशन रहेगा किसी भी मेंबर का, वेदर इट विल बी हॉरिजॉन्टल और इट विल बी इन इंक्लाइंड मेंबर, उसे हम लोग स्ट्रट के कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। और इसमें हमेशा ओनली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ही एक्ट करेगा। डेफिनेशंस आपको बताई गई थी। कॉलम इज ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ठीक है, और इसेंट्रिक लोड, एंड इट इज़ फिक्स्ड रिजिडली और हिंज्ड और पिन जॉइंटेड एट वन और बोथ एंड्स। ऐसे ही सेम डेफिनेशन आपको स्ट्रट के लिए भी बताई गई थी कि स्ट्रट इज़ अ बार और अ मेंबर इन एनी पोजीशन अदर देन वर्टिकल सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड्स एंड फिक्स्ड रिजिडली और हिंज्ड और पिन जॉइंटेड एट वन और बोथ एंड्स। ये एंड कंडीशंस के बारे में बता रहा है, एट फिक्स्ड रिजिडली और हिंज्ड और पिन जॉइंटेड एट वन और बोथ एंड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि किसी भी कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात पे तो डिपेंड करती है, बट उसके एंड कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कि उसकी एंड कंडीशंस कैसी है, कौन सी है। 4 एंड कंडीशंस होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो 4 एंड कंडीशन अगर आपको नहीं याद है, उसमें क्यों फॉर्मूला, कैसे एलर का फॉर्मूला बदल जाता है, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी फेलियर ऑफ मेंबर्स की। अब फेलियर ऑफ मेंबर्स में फेलियर जब भी होता है या तो डायरेक्ट क्रशिंग लोड से होगा, ठीक है, या क्रिपलिंग या बकलिंग के कारण होगा। क्रिपलिंग या बकलिंग जब भी होगी वो लॉन्ग कॉलम पे होगी, क्रशिंग जब भी होगी वो शॉर्ट कॉलम पे होगी। एक ओवरव्यू दिया गया था आपको, ये डेफिनेशंस हैं। ये सारी डेफिनेशंस। क्रशिंग लोड किसे बोलते हैं, जब कम लंबाई को उसके सदस्य पर संपीड़न बल लगने से उत्पन्न हुआ प्रतिबल बल के अनुरूप बढ़ता है और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि उस सदस्य में उत्पन्न हुआ प्रतिबल उस पदार्थ के क्रशिंग प्रतिबल के मान के बराबर हो जाता है, तो वह दब कर कुचल जाता है। इस भार को क्रशिंग लोड या कोलैप्सिंग लोड कहते हैं। नेक्स्ट था बकलिंग। बकलिंग क्या होती है, तो यदि सदस्य अधिक लंबे कॉलम की भांति है तो संपीड़न बार लगने से वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा में हट जाता है या बहक जाता है। अपने पहले स्थिति से विस्थापित होने को ही बहकाव या बकलिंग कहते हैं। इस स्थिति में पदार्थ में उत्पन्न हुआ प्रतिबल क्रशिंग स्ट्रेस से कम हो जाता है। पदार्थ में उत्पन्न हुआ प्रतिबल, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेस से कम हो जाता है, रह जाता है, परंतु अपनी पूर्व स्थिति से हट जाने के कारण वह निर्धारित काम करने के योग्य नहीं रह पाता, इसलिए इसे फेल माना जाता है। ठीक है, कॉलम का बहकाव उसी दिशा में होता है जहां उसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस मिनिमम होती है, ये बताया गया था आपको। ठीक है, इसके बाद आया था मेरा रीजंस। बकलिंग के होने के रीज़न क्या है, तो 4 रीज़न बताए गए थे। पहला रीज़न था कि कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा न होना। दूसरा रीज़न था पूर्ण रूप से अक्षीय भार न लग पाना। ठीक है, सभी स्थानों पर सेम क्रॉस सेक्शन या डेंसिटी ना होना। और चौथा रीज़न था कि कॉलम का मटेरियल होमोजीनियस ना होना। इतनी बातें आप लोगों को बताई गई थी इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड के बारे में जाना था कि क्या होता है कि वह न्यूनतम भार
जिस पर कोई कॉलम या सदस्य अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा में बहक जाता है वह उसका बकाव भार, ठीक है, न्यूनतम भार की बात कर रहा है, उस न्यूनतम भार पे जहाँ पे कॉलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से भाग जाता है उस न्यूनतम भार को बकलिंग भार या बहकाव भार या क्रांतिक भार की संज्ञा दी गई है। और कॉलम की काट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली जो भी एक्सिस है उस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण की जो मिनिमम वैल्यू होती है वहाँ पे न्यूनतम पाई जाती है और कॉलम उसी अक्ष की ओर बहकता भी है। जिस अक्ष की में जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू कम पाई जाएगी कॉलम उसी अक्ष की तरफ बहकाव करेगा। देन इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ की बात किए थे कि कॉलम का इक्विवेलेंट या समतुल्य लंबाई किसे बोलते हैं। क्योंकि किसी कॉलम में अगर बहकाव आता है तो भार से लगने वाली उसकी जितनी भी लंबाई में जो अपनी प्रारंभिक स्थिति से जो भी विक्षेपण या डिफ्लेक्शन होता है उसी विक्षेपण या डिफ्लेक्शन को हम लोग उस कॉलम की इक्विवेलेंट लेंथ या समतुल्य लंबाई कहते हैं, जिसे कैपिटल एल से निर्देशित करते हैं। इसके बारे में भी आपको बताया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या की बात करते हैं। और इसमें भी बताया गया था कि कॉलम की काट की अक्षों पर न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण वाले मान और कॉलम की काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग अनुपात के वर्गमूल को हम लोग न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग दिखाया गया था कि आई मिनिमम इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर होता है, जहाँ पे आई क्या है, आई जड़त्व आघूर्ण की वो वैल्यू है जिस एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे जहाँ पे भी जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू मिनिमम होगी इसे आई मिनिमम संज्ञा देंगे। अब ये आई मिनिमम एक्स एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया और के है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या निकालने का तरीका है वर्गमूल ऑफ इसका अपॉन इसका अनुपात, ठीक है। ये आपको इस बारे में लिखाया गया है और इतना ही लिखना भी है आपको। देन उसके बाद हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो, तन्यता अनुपात की बात किए थे कि किसी भी कॉलम की स्ट्रेंथ कैसे पहचानी जाएगी कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या उसकी स्ट्रेंथ कम है कॉलम की, वो उसके स्लेंडरनेस रेशियो तन्यता अनुपात के से पहचानी जाएगी, जिसको हम लोगों ने परिभाषित किया था कि वो वास्तविक लंबाई तथा लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशियो को ही हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो बोला थे, ठीक है। जिसे हम लोग एक्चुअल लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से दिखाए थे और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन को कैपिटल के से दिखाया गया था। उसी की भांति आगे हम लोग बकलिंग फैक्टर की बात किए थे और ये भी बात की गई थी कि जिसकी स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और बकलिंग फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बकलिंग करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है उस कॉलम की जिसकी भी स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बकलिंग फैक्टर की बात की थी। इसमें इक्विवेलेंट लेंथ और लीस्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशियो को हम लोग बकलिंग फैक्टर की संज्ञा दिए थे और ये भी जाने थे कि इसमें कि जो कम लंबाई वाले कॉलम है उसकी स्थिति में, क्योंकि ये लॉन्ग कॉलम की बात कर रहे थे, बकलिंग हमेशा लॉन्ग कॉलम पे ही होती ज़्यादातर, बट अगर शॉर्ट कॉलम पे हो जाती है बकलिंग कभी कदा तो वहाँ पे जो स्लेंडरनेस रेशियो की जो स्थिति होती है उसी को हम लोग बकलिंग फैक्टर मान लेते हैं कि जो स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वही बकलिंग फैक्टर की संज्ञा में आ जाती है, किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए, अगर बकलिंग उसमें होती है तो। इतना तो हम लोगों ने बात किया था प्रीवियस वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की, कॉलम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो कॉलम को 4 कैटेगरी में 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला लोड कंडीशंस के बेसिस पे, अगर किसी भी कॉलम को लोड कंडीशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो उसका पहला कंडीशन ये होगा कि उस कॉलम पे जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है वो डायरेक्ट लग रहा है कि इसेंट्रिक लग रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉलम को क्लासिफाई किया कि पहला जो कॉलम होगा वो एक्सियल लोड कॉलम होगा और दूसरा होगा इसेंट्रिक उत्केंद्र भारित कॉलम, ठीक है। देन कॉलम को स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया। स्लेंडरनेस रेशियो क्या था, एक्चुअल लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच का रेशियो, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 30 होती है
स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर लेस देन 30 होती है तो उसको हम लोगों ने शॉर्ट कॉलम की संख्या दी है। अगर लेस देन 120 होती है तो उसे मीडियम कॉलम की संख्या दिए हैं, और ग्रेटर देन 120 होती है तो उसे हम लोग लॉन्ग कॉलम की संख्या देते हैं। ये कैटेगराइज करने का दूसरा प्रकार से तरीका है। फिर तीसरा जो बेसिस था वो हम लोगों ने माना कि लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग। तो लेंथ और डायमीटर के रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासीफाई किया, तो उसमें पाया गया कि जिसका लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो वो लेस देन 30 हुआ उसे हम लोग शॉर्ट कॉलम की संख्या देंगे, और ग्रेटर देन 30 हुआ तो उसे हम लोग लॉन्ग कॉलम की संख्या देंगे। ये तो गया तीसरा बेसिस पॉइंट, इस बेसिस पे भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम को कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे। तो एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम को 4 प्रकार से क्लासीफाई कर पाएंगे। पहला है जब उसके दोनों सिरे जो हैं वो हिंज पोजीशन पे होंगे, पहला बोथ एंड्स हिंज। दूसरा लिखा है 1 एंड फ्री 1 एंड फिक्स्ड, ठीक है, एक सिरा फ्री है मतलब मुक्त है और दूसरा सिरा फिक्स है। तीसरी कंडीशन ली है एक सिरा फिक्स है दूसरा हिंज्ड है और बोथ फिक्स्ड है, ये चौथा कंडीशन। ये 4 कंडीशंस आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं चारों कंडीशंस पे आपको न्यूमेरिकल घुमा घुमा के पूछ सकता है। कंडीशंस आपको याद रखनी है कि अगर बोथ एंड फिक्स होंगे तो कॉलम की जो एक्चुअल लेंथ होगी, अगर उसकी लेंथ स्मॉल है, तो अगर बोथ एंड फिक्स्ड हैं, दोनों सिरे अगर फिक्स हैं, तो उसके कारण जो लोड लगने पे जो उसमें उसके लेंथ में घटाव या बढ़ाव जो भी आएगा, जिसे हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ बोलेंगे, ठीक है, वो कितना आएगा अगर हिंज फिक्स है दोनों या दोनों हिंज्ड है तो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं चारों कंडीशंस पे ही आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम की। जैसे आपको बताया गया कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, स्लेंडरनेस रेशियो और एंड कंडीशंस पे, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो और एंड कंडीशंस, स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में आपको बताया गया है कि अगर उसकी मान लेस देन 30 रहेगा तो उसे शॉर्ट कॉलम में डिफाइन करेंगे, लेस देन 120 रहेगा तो मीडियम कॉलम में डिफाइन करेंगे, या ग्रेटर देन 120 रहा तो वो लॉन्ग कॉलम में कैटेगराइज होगा। इतना तो आपको बताया गया था। कि एंड कंडीशंस क्या आ जाते हैं, एंड कंडीशंस हैं ये 4 कंडीशंस हैं। कॉलम जब भी बनेगा या कॉलम के जब भी न्यूमेरिकल बनेगा वो 4 एंड कंडीशंस में दिया रहेगा और चारों में से कोई एक एंड कंडीशंस आपको दी हुई होगी। वो 4 एंड कंडीशंस कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन थी कि उसके दोनों सिरे हिंज रहें। दूसरी कंडीशन थी उसका एक सिरा फिक्स रहेगा, एक सिरा मुक्त रहेगा। तीसरी कंडीशन थी उसका एक सिरा फिक्स रहेगा और एक सिरा हिंज रहेगा। और चौथी कंडीशन थी उसके दोनों सिरे फिक्स रहेंगे। ये 4 कंडीशंस हैं और इन 4 कंडीशंस पे डिपेंड करके हम लोग किसी भी कॉलम की बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के लिए आयलर ने एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम लोग आयलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल था। तो आयलर का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल है। और इस कॉलम में हम लोग डायरेक्ट कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होती है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। मतलब कि जो डायरेक्ट कंप्रेसिबल स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसको नेग्लिजिबल मानते हुए, ठीक है, हम केवल बेंडिंग मोमेंट के आधार पर उसके असफल होने के लिए बहकाव भार ज्ञात कर सकते हैं कि कॉलम किस भार पे बहक जाएगा या बहकाव भार जिस न्यूनतम भार पे कॉलम बहकने की टेंडेंसी रखता हो उस भार को हम लोग को कैलकुलेट करना हो। कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो आयलर ने दिया था और आयलर का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार था कि पाई स्क्वायर EI अपॉन कैपिटल L स्क्वायर, जहाँ पे E जो था वो कॉलम के पदार्थ का यंग्स मॉडुलस था, यंग मापांक था, और I जो था वो कॉलम की अनुप्रस्थ काट का न्यूनतम जड़ता गुण था, ठीक है, कॉलम की अनुप्रस्थ काट का न्यूनतम जड़ता गुण उस एक्सिस पे जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। अब आपको दोनों एक्सिस का निकालना है, आपको एक्स एक्सिस के अलावा भी निकालना है, वाई एक्सिस के भी अलावा निकालना है।
और दोनों में से चेक करना है किसका मिनिमम होगा, उसी को वैल्यू पे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। एल क्या है? एल है कॉलम की समतुल्य लंबाई। अब ये समतुल्य लंबाई के बारे में आपको बताया गया था कि जब भी कॉलम में कोई भी फोर्स लगता है तो उसके उसके एक्चुअल लेंथ में कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है। वो परिवर्तन हर एंड कंडीशंस पे अलग अलग होता है। किसी में जो परिवर्तन आता है वो एक्चुअल लंबाई के बराबर हो जाता है, किसी में उसका डबल हो जाता है, किसी में उसका हाफ हो जाता है। ठीक है। ये अलग अलग एंड कंडीशंस पे अलग अलग होता है। तो आपको जो याद करना है वो ये कॉलम या ये ब्लॉक याद करना है कि अगर मेरे पास 4 एंड कंडीशंस हैं और 4 एंड कंडीशंस पे आपको इक्विवेलेंट की लेंथ की वैल्यू देनी है, देख चेक करनी है। अगर मेरा पहला एंड कंडीशंस की बात करें, जबकि मेरा दोनों सीधा हिंज रहेगा, उसमें जो इक्विवेलेंट लेंथ जो चेंज आता है वो उसके एक्चुअल लेंथ के चेंज के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ की वैल्यू सेम हो जाती है। तो जब हम लोग ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आयलर के फार्मूले में पुट करेंगे तो जो आयलर का फार्मूला हो जाएगा वो पाई स्क्वायर ई आई कैपिटल एल स्क्वायर से पाई स्क्वायर ई आई स्मॉल एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो बोथ एंड हिंज के कंडीशन पे ये ऐसा कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा और आपको इसी को अप्लाई करना है आपके जो भी वैल्यू निकालने के लिए बात की गई होगी। दूसरा है 1 एंड फिक्स एंड 1 एंड फ्री। ये दूसरा एंड कंडीशन है। इसमें जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है वो एक्चुअल लेंथ के वैल्यू से डबल हो जाती है और डबल होने पे इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे आयलर के फॉर्मूला में तो ये डबल का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर दे देगा। ठीक है। ऐसे ही अगर उसका एक सिरा फिक्स्ड और दूसरा सिरा फ्री हो, ठीक है, एक्चुअली इसमें एक सिरा, दोनों सिरा से फिक्स कर दिया है, इसमें एक हिंज कर लेना, 1 एंड फिक्स्ड और 1 एंड हिंज। ठीक है। हिंज में एक सिरा फिक्स है, एक सिरा हिंज है, उसमें जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल लेंथ हो जाती है और वैल्यू पुट करने पे फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आता है। सेम ऐसा ही अगर बोथ एंड फिक्स रहता है तो वहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है वो एक्चुअल लेंथ से आधी हो जाती है और जो फॉर्मूला निकल के आता है वो इस प्रकार से लिख के निकल के आता है। कुछ किया नहीं गया है, बस जितनी भी कैपिटल एल की वैल्यू थी वो आयलर के फॉर्मूले पे पुट करके नया फॉर्मूला जनरेट कर गया है और ये जो वैल्यू निकल रही है चारों कंडीशंस पे, ये चारों कंडीशंस पे लोड की वह न्यूनतम भार है जिस भार पे के बाद कॉलम में बहकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी या बहकाव भाग जाएगा कॉलम। ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस आपको याद रखनी है। ये 4 कंडीशंस होती क्या क्या हैं। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिपलिंग स्ट्रेस के बारे में। कि आप लोगों ने क्रिपलिंग लोड के बारे में पढ़ा, लेकिन क्रिपलिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो जैसे आप लोगों ने क्रिपलिंग लोड के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोग पी और सफिक्स में सी आर करके दिखाए हैं, जिसको हम लोग फॉर्मूला लिखाया गया था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। बट अगर बोथ एंड हिंज्ड आएगा तो उसमें क्या होती थी कि इक्विवेलेंट लेंथ की जो वैल्यू होती थी वो एक्चुअल लेंथ की वैल्यू के बराबर हो जाती थी। तो यहाँ पे जब बोथ एंड फिक्स होंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एल कैपिटल एल बोथ एंड फिक्स कंडीशन में सेम होता है। वैल्यू पुट किए और ये यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई दिखा रहा है, आई लिस्ट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा है। ठीक है। लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल एक्चुअल लेंथ दिखा रहा है। और आपको पता है कि ये जो आई की वैल्यू होती है लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले के अनुसार आई इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर होता है। ये आई की वैल्यू उठा के इस पर पुट किए, पुट करने पे मेरे पास जो इक्वेशन आई वो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन ए के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आई। अब हम क्या किए कि एल स्क्वायर, इस के स्क्वायर को नीचे एल ले आए तो एल बाई के ये जो निकल के आया ये एक तरह का स्लेंडरनेस रेशियो निकल के आया। ठीक है। अगर शॉर्ट कॉलम की बात की जाए, ठीक है, शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो बकलिंग फैक्टर सेम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल के आया ये क्या निकल के आया, आपका स्लेंडरनेस रेशियो। और स्लेंडरनेस रेशियो ये निकल के आया जिसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू क्रिपलिंग लोड कुछ इस प्रकार से आया कि वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम यही क्रिपलिंग लोड को अगर हम क्रिपलिंग स्ट्रेस निकालना चाहें तो स्ट्रेस को होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आप लोगों ने निकाल लिया है क्रिपलिंग लोड का, क्रिपलिंग फोर्स निकाल लिया है, अपॉन एरिया करके निकालेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी
किसकी, क्रिपलिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ स्लैंडरनेस रेशियो। ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर इस प्रकार से होता है तो क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि L/K जो है वो स्लैंडरनेस रेशियो कहलाता है। तो छोटे और मध्य कॉलम के लिए जो अनुपात का मान होता है वो 120 से कम होगा तथा लंबे कॉलम के लिए ये 120 से ज़्यादा होगा। मतलब कि आपको जो L/K का वैल्यू आएगा वो शॉर्ट और मीडियम कॉलम के लिए लेस देन 120 होगा और लॉन्ग कॉलम के लिए वो ग्रेटर देन 120 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कुछ एजम्पशंस याद रखने हैं कि अगर लॉन्ग कॉलम के लिए आयलर्स फार्मूला लग रहा है तो उसकी कुछ कंडीशंस भी होंगे, कुछ एजम्पशंस भी होंगे, ये चीज़ क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी लग पाएगा। तो उसमें आप लोगों को ये कंडीशंस दी गई हैं और ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आयलर फार्मूला के लिए, क्योंकि ये कभी कभी आ भी जाता है लिखने के लिए आपको डायरेक्टली। पहली कंडीशन क्या है कि आरंभिक अवस्था में समरूप एवं सीधा रहेगा। क्या, कॉलम जो होगा वो आरंभिक अवस्था में समरूप, एक रूप, एक समान और सीधा रहेगा। दूसरा है कि कॉलम पे कंप्रेसिव लोड, जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है कॉलम पे, काट के ग्रुप केंद्र से होकर गुजरेगा तथा अक्षीय होगा। ठीक है। तीसरा जो कंडीशन है, पदार्थ का, कॉलम का जो पदार्थ होगा वो होमोजेनियस रहेगा, मतलब एक ही पदार्थ का हो बनेगा। तीसरा है कॉलम का भार नगण्य होगा, ये चौथी कंडीशन है। पांचवी कंडीशन है कॉलम पर भार समानुपाती सीमा के अंदर रहेगा। समानुपाती सीमा मतलब जैसा आपको पढ़ाया गया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जैसे जैसे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस जनरेट होता जाएगा। उस कहाँ तक, एक समानुपात, जहाँ तक एक लीनियर डायग्राम बनेगा उसी को हम लोग समानुपाती सीमा के बाद अंदर बात की गई है। ठीक है। उसके बाद पिन ज्वाइंट फ्रिक्शनलेस एंड फिक्स्ड एंड परफेक्टली रिजिड रहेगा। ठीक है। पिन जॉइंट्स होंगे या फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड इंजन्स होंगे वो परफेक्टली रिजिड होंगे, मतलब उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ विरूपण नहीं होगा उसके अंदर। नेक्स्ट, ये जो बात की है हम लोग आयलर्स फार्मूला की, ये लॉन्ग कॉलम के लिए बात हुई। अगर किसी लॉन्ग कॉलम में आपको बकलिंग स्ट्रेस या बकलिंग लोड फाइंड करना है तो हम लोग आयलर फार्मूला का यूज़ करके अलग अलग कंडीशंस पे वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर शॉर्ट कॉलम की बात करें या मीडियम कॉलम की बात करें, अगर मीडियम कॉलम या शॉर्ट कॉलम में ऐसा होता है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें निकालने के लिए हम लोग को रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला दिया गया और रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला में ये जिक्र किया गया कि जो भी ये जो फार्मूला लगेगा वो सीधे सीधे सिर्फ मीडियम कॉलम पे ही एक्ट करेगा। और ये मान के हम लोग फाइंड करेंगे कि कॉलम का जो पदार्थ है या यदि कॉलम का जो पदार्थ है उसका अंतिम संपीड़न प्रतिबल FC है और क्षेत्रफल क्या हो जाए, कैपिटल A हो जाए, तब छोटे कॉलम के असफल होने के लिए क्रिपलिंग भार जो हो जाएगा वो क्रिपलिंग भार की वैल्यू जाएगी PCR इक्वल्स टू सिग्मा C, जिससे हम लोग क्रिपलिंग स्ट्रेस, या अगर एक क्रिपलिंग भार है तो एक क्रिपलिंग स्ट्रेस हो जाएगा इनटू एरिया ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। इससे अधिकतम, इस वैल्यू से अधिकतम न होने की अंतिम स्थिति में अधिकतम संपीड़न बल PC हो जाएगा। ठीक है। माना यदि पदार्थ बना है कॉलम का उसमें बहकाव आ जाता है और बहकाव आने के कारण, ठीक है, माना उस पर अगर कोई बहकाव आ जाता है तो बहकाव आने के कारण जो लोड मिनिमम निकलता है वो हम लोग मान लीजिए कि PE लोड निकलता है, जिसे हम लोग PB भी बोल सकते हैं या PCR भी बोल सकते हैं, क्रशिंग लोड, क्रिपलिंग लोड। ये जो वैल्यू निकलती है ये हम लोगों ने आयलर फार्मूला के हेल्प से निकाली है। ठीक है। तो इस शॉर्ट कॉलम पे मेरा शॉर्ट कॉलम भंग ना हो या फेल ना हो उसके लिए रैंकाइन ने एक सूत्र दिया और उस सूत्र को उन्होंने इस प्रकार से रखा कि 1/PR इज इक्वल्स टू 1/PE प्लस 1/PCR।
अब ये पी आर क्या है, ये वह न्यूनतम भार है, वह न्यूनतम रैंकाइन भार है जिसमें कॉलम असफल ना हो। ठीक है, पी आर वो न्यूनतम भार है जिस भार पे कॉलम असफल ना हो। ठीक है, मतलब उसके बाद कॉलम असफल होना स्टार्ट हो जाए तो वो न्यूनतम भार की बात कर रहा है। पी ई है आयलर्स भार, जो कि अभी हम लोग निकाल रहे हैं। आयलर्स भार कैसे निकाला है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर फॉर्म में। और पी सी आर क्या है, पी सी आर ये है दिया है क्रिप्लिंग भार। ठीक है, क्रिप्लिंग भार दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन दी गई, रैंकाइन ने ये इक्वेशन दी और इस इक्वेशन से बताया कि आप शॉर्ट कॉलम के लिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोगों ने आगे सॉल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पे पी आर, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे और ये आ जाएगा पी सी आर इंटू पी ई इज इक्वल्स टू पी सी आर प्लस पी ई। इतना तो आपको एलसीएम आता ही होगा। देन उसके बाद आपको पी आर की वैल्यू निकालनी है, रैंकाइन भार की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू आएगी पी सी आर इंटू पी ई अपॉन पी सी आर प्लस पी ई। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, किस प्रकार से, पी सी आर अपॉन 1 प्लस पी ई अपॉन पी ई अपॉन पी सी आर अपॉन पी ई, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पी ई की वैल्यू है वो क्या है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस पर चेक करते हैं पुट करके। और पी सी आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, क्या है, सिग्मा सी आर इंटू ए। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा सिग्मा सी आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस पी सी आर की वैल्यू हो जाएगी क्या, सिग्मा सी टू ए अपॉन पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये आएगी वैल्यू, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, यही आएगी। पी की वैल्यू अगर पुट करेंगे पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर तो ये एल ऊपर चला जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिग्मा सी आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस सिग्मा सी आर अपॉन पाई स्क्वायर ई, इसको एक साइड ले लीजिए। और बचा हुआ क्वेश्चन क्या बचा है, एल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक के साथ, एल अपॉन के, ये बचा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बचा हुआ क्वेश्चन है। इसको जो ये आई इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आई इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर जब रखेंगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये बचा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर रखेंगे तो ए के स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एल का रेशियो नीचे बच जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है किसकी, पाई सी आर अपॉन पाई स्क्वायर ई, इसको हम लोग रैंकाइन कांस्टेंट के नाम देते हैं कि दिस इज़ रैंकाइन कांस्टेंट, और इसको हम लोग कैपिटल स्मॉल ए से दिखाते हैं। और हर प्रत्येक पदार्थ के लिए जो ए का मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ रैंकाइन कांस्टेंट। आपको याद होना चाहिए रैंकाइन कांस्टेंट, ए जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई सी आर अपॉन पाई स्क्वायर ई। इसे आपको पता है कि दिस इज स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, और स्लेंडरनेस रेशियो की जो न्यूनतम परिमाण त्रिज्या होती है उसकी जो मिनिमम जो होती है आपको पता ही क्या होगा, एल बाई के का जो रेशियो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला जनरेट होकर आता है, इसके लिए शॉर्ट कॉलम का रैंकाइन कॉर्डिनेट फार्मूला निकालने के लिए। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है रैंकाइन वेट या रैंकाइन भार निकल के आया है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल लिया गया है यहाँ पे, इस न्यूमेरिकल को देखिए,
इस न्यूमेरिकल में बोला गया है कि एक मृदु स्टील है, एक माइल्ड स्टील ट्यूब है जो कि 4 मीटर लंबा है। तो इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 4 मीटर लंबी, 4 मीटर लंबाई इसकी लेंथ दी हुई है तथा 30 मीटर इंटरनल डायमीटर है। इसका इंटरनल डायमीटर TI दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, 30 मिलीमीटर। थिकनेस दी हुई है 4 मिलीमीटर। जो चीज़ें दी हुई हैं उसको नोट कर लें। इसमें एक इंडे कंडीशंस भी है हुआ, एक प्रलंबन स्ट्रट इसके दोनों सिरे हिंज, ये देखिए आपको दे दिया कंडीशन, बोले ना कंडीशंस पे ही कंडीशन दिया रहेगा, बिना कंडीशन के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, आपको कंडीशन दिया रहेगा। और जब बहुत सिरे हिंज हैं तो बहुत सिरे हिंज के लिए हम लोग को पहली कंडीशन क्या थी कि इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट लेंथ के बराबर हो जाती है। किस कंडीशन पे लिए, जब उसके दोनों सिरे हिंज होते हैं, बोथ एंड्स हिंज, उसके लिए क्या हो जाती है, इफेक्टिव इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू इफेक्टिव लेंथ के साथ इक्वल हो जाती है। अब यहाँ से अगर हम लोग को क्या निकालने को बोला है, कोलैप्सिंग लोड निकालने के लिए बोला है। तो कोलैप्सिंग लोड क्या होता है, कोलैप्सिंग लोड, क्रशिंग लोड, ठीक है, CPCR निकालने को बोला है, या बकलिंग लोड बोला है निकालने के लिए, जो भी बोला है, या क्रिटिकल लोड बोला है, ठीक है, या ईआईएलआर लोड निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी π² EI/L²। ये आयलर का फॉर्मूला होता है। अब आयलर के फॉर्मूले पे जब हम लोग उसको वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो पहले तो आपको निकालना है, ये तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, पहले तो आपको आई की वैल्यू निकालनी होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब, और इसकी बोला है इसकी इंटरनल और आउटर डायमीटर दोनों दिया हुआ है। तो इंटरनल तो दिया है लेकिन आउटर नहीं दिया है, तो पहले तो हमको आउटर डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो आउटर डायमीटर कैसे निकालेंगे, आउटर डायमीटर हो जाएगा क्या, इंटरनल डायमीटर प्लस इधर से भी T इधर से भी 2 टाइम्स ऑफ T, तो हो जाएगा 38 mm। दूसरी चीज़ ये लेंथ को चेंज कर लीजिए मिलीमीटर में, तो 1 मीटर में इतना होता है, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर में, 1 मीटर में कितना होता है लेंथ, इसको देख लीजिएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 mm², सॉरी mm, सिर्फ मीटर में। तो आउटर डायमीटर निकल गया, लेंथ की वैल्यू चेंज कर लिए, वैल्यू पे पुट करना है क्योंकि आपको क्रशिंग लोड निकालना है या कोलैप्सिंग लोड निकालना है। तो पहले तो हमको आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई सिलेंडर के लिए क्या होता है, πd/4/64 होता है, πd/4/64 होता है, लेकिन πd⁴/64 किस लिए होता है, कब होता है, जब सॉलिड सिलेंडर हो। लेकिन ये हॉलो सिलेंडर है, इसके दो इंटरनल डायमीटर है, तो ये हो जाएगा π/do आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इनर डायमीटर की पावर 4/64। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करते हैं, I इज इक्वल्स टू, ठीक है, I इज इक्वल्स टू जाएगा π/64 कॉमन D की पावर 4 मतलब 38 की पावर 4 माइनस 30 की पावर 4। इसको सॉल्व किए, चेक कीजिएगा वैल्यू 62561.36 mm की पावर 4। ये इसकी आई की वैल्यू आई, जो कि उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो आई निकालते हैं, क्रशिंग लोड π² ई की वैल्यू दी हुई है 2.1 × 10⁵ दी हुई है, तो 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के रूप में दी हुई है। आई की वैल्यू निकाले हैं 62561.36 अपॉन L²। एक्चुअल लेंथ दी हुई है, एक्चुअल लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ सेम होगी क्योंकि ये बोथ एंड हिंज की कंडीशन है, तो ये हो जाएगी 4000 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके चेक कीजिए आंसर क्या आता है। आंसर अगर आपका इतना आता है, इसके अराउंड करीब आता है, तो आपका आंसर सही मान्य होगा। ये इसका निकल के आ गया क्या, क्रशिंग लोड या कोलैप्सिंग लोड, और ये निकाल के देने के लिए होता।
तो आपको कंडीशंस दी होंगी, एंड कंडीशंस। बिना एंड कंडीशन के आप फिर फॉर्मूला पुट ही नहीं कर पाओगे। और एंड कंडीशन अगर दी है तो आपको इक्विवेलेंट और लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बीच की डिस्टेंस नहीं पता है तो फिर आप फॉर्म आगे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। कुल मिला के इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला हैं जहाँ तक हमको अंदाजा आ रहा है, ठीक है। दो फॉर्मूला है, एक आयलर का फॉर्मूला है, एक रैनकाइन गॉर्डन का फॉर्मूला है, और 4 कंडीशंस याद रखनी है। किस कंडीशन पे इक्विवेलेंट लेंथ का और एक्चुअल लेंथ के बीच का डेफिनेशन, वो रिलेशन क्या होगा वो देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बात की गई है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए पिन लगे हुए सिरे वाले गोल स्तंभ के लिए। अब पिन लगे हुए सिरे हैं, दोनों एंड में पिन लगे हैं, ठीक है। पिन लगे हुए सिरे, अच्छा सिरो लिखे हैं, इसका मतलब कि ये बोथ एंड हिंज वाले सिरे हैं, ठीक है। बोथ एंड हिंज की कंडीशन वाले सिरे की बात कर रहा है, इसमें इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बीच का रेशियो जो मान आता है वो ये निकल के आता है। जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, काट का क्षेत्रफल कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप तो इसको पहले तो मिलीमीटर में बदल दो, तो मिलीमीटर में बदलोगे तो 10 इंटू 100 का है ना, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये मिलीमीटर में आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो दिया है 120, LYK की वैल्यू दी है 120। बकलिंग लोड निकालने के लिए बोला है PV निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूले से किससे निकलेगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। E आपको पता है दिया हुआ है 200 GPa मतलब गीगा पास्कल, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। E इज इक्वल्स टू 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है। 1 पास्कल इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया E की वैल्यू उठा के सीधे फॉर्मूले पे पुट करना है, कुछ नहीं करना है। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले पे, क्योंकि हमको बकलिंग लोड निकालना है। पाई स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, EI अपॉन L स्क्वायर। अब हमको पहले यंग्स मॉडुलस भी निकालना, नहीं स्लेंडरनेस रेशियो दिया हुआ तो यंग्स मॉडुलस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो, पाई स्क्वायर I इज इक्वल्स टू होता है AK स्क्वायर, ये तो होता है I इज इक्वल्स टू AK स्क्वायर होता है, और नीचे L स्क्वायर दिया हुआ है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर EA अपॉन L/K का स्क्वायर, और L/K क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो जो कि दिया हुआ है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵, एरिया हो जाएगा 10 इंटू 100 अपॉन 120, ये होगा पाई स्क्वायर, ये E की वैल्यू, ये A 120 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे देखिए इतनी वैल्यू आ रही 1370, ठीक है। वैल्यू आएगी 13707.84। अगर ये वैल्यू आ रही तो सही बात है। तो आपको मेनली फॉर्मूला जो याद करना है वो आयलर का फॉर्मूला याद करना है, और रैंकाइन गॉर्डन तो शॉर्ट कॉलम के लिए होता है। शॉर्ट कॉलम पे बहुत कम ही चांस आएंगे, जैसे आपको भी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग थिन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सेल, तो हम लोग वहाँ पे थिन ही सेल की बात करेंगे, क्योंकि थिक में वो चीज़ें नहीं होती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो लॉन्ग कॉलम के लिए ही बात कर रहे हैं। तो आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ आप आयलर का फॉर्मूला याद कीजिए रखिए, उतना सफिशिएंट है आपको कोई भी नहीं कॉल लगाने के लिए। प्लस उसके बाद आपको जो एंड कंडीशंस के वो हैं कंडीशंस, ये चीज़ें ये याद रखिए कि बोथ एंड्स के लिए हम लोग निकाले थे, फॉर्मूला लगा दे, सीधे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। और जो न्यूमेरिकल जो अगर आता है इसमें, वैसे तो इसमें थ्योरी आने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आयलर्स का फार्मूला जो होता है, जो आयलर का फार्मूला है, आयलर फार्मूला, इसका डेरिवेशन होता है। और आपके सिलेबस में सीधे लिखा है कि इसमें डेरिवेशन का यूज़ नहीं है। मतलब कि आपको सीधे फार्मूला याद रखना है। और फार्मूला अगर याद रखना है तो हो सकता है उस पर बनाने के लिए न्यूमेरिकल भी दे सकता है, क्योंकि डेरिवेशन आप में सीधे लिख दिया है सिलेबस में कि नो डेरिवेशन। आयलर का डेरिवेशन भी है फॉर्मूले का, वो बीटेक में होता है। तो बल्कि हम रैंकाइन गॉर्डन का तो करके दिखाई भी दिए हैं आपको, लेकिन आयलर का भी है। तो आयलर का डेरिवेशन में मना किया है। तो अगर मना किया है तो जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बचता है फिर तो डेफिनेशंस बचती हैं और कंडीशंस पे एक आके न्यूमेरिकल आ जाए। तो आपको कंडीशंस अगर याद रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल ईजी हो जाओगे। तो कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग क्वेश्चन, अगर जैसे इस पे 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन इस पे, 2 क्वेश्चन इस पे, ठीक है, 6 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को 1-2 वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। मेरी तरफ से थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल पोर्शन आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।